खराश वाला डिनर। गीती के गले में ऐसा लग रहा था जैसे उसने टूटे कांच को रेत के साथ मिलाकर निगल दिया हो। हर बार जब वे गला साफ करने की कोशिश करती तो एक भारी खतरनाक सी आवाज निकलती जो उसकी अपनी आवाज जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सूप पीना भी उसे इतना दर्द का काम लग रहा था। पुराने घर से चुपके से वापस आने के बाद उसने हॉल को पार किया था, धूल साफ की थी और बिल्कुल तब अपनी कुर्सी पर बैठ गई जब डिनर की घंटी बजी। लेकिन उसका गला उसके हर राज को धोखा दे रहा था। उसके सामने उसके दादाजी अपनी पीठ सीधी करके बैठे थे। उनकी चांदी जैसे बाल लाइट की रोशनी के नीचे पॉलिश हुई कटोरी की तरह चमक रहे थे। गीती ने उनकी सांस लेने की आवाज को पहचानना सीख लिया था। आज रात उनके बीच की आम चुप्पी हर रोज से ज्यादा गाढ़ी और भारी लग रही थी। वह अपनी कुर्सी पर हिली, अपने गले में अजीब खूरापन निगलने की कोशिश कर रही थी। जब उसने इसे साफ करने की कोशिश करी तो जो आवाज निकली वह काफी खुरदरी और भारी थी। उसने पानी का एक घूंट लिया, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। हर गुजरते मिनट के साथ उसके गले में खराश और तेज होती जा रही थी। सूप के कटोरे के किनारे उसके चम्मच का खनक बहुत तेज सी लग रही थी। जब उसने इसे अपने होठों तक उठाया तो गर्म सूप उसके गले में आग की तरह लगा। तो उसके दादाजी की आवाज ने चुप्पी को चाकू की तरह काटा। तुम पूरा दिन क्या करती हो? चम्मच गीती की उंगलियों से फिसल गया, सिरेमिक से टकराता हुआ। ये पहली बार था कि उन्होंने उससे समय की पाबंदी और बैठने के सही तरीके के बारे में लेक्चर के अलावा कुछ और पूछा था। मैं शब्द एक दर्दनाक आवाज के रूप में निकला जिसने उसे झंझोड़ दिया। उसके दादाजी की गहरी आंखें तेज हो गई। वे गीती के चेहरे को एक मिलिट्री रणनीतिकार की तरह देख रहे थे। उनका कांटा उनके मुंह तक आधे रास्ते रुक गया। क्या तुम ठीक नहीं हो? उनकी आवाज में बुनी चिंता से गीती की छाती कस सी गई। उसने फिर से अपना मुंह खोला, लेकिन बस एक कठोर आवाज ही निकली, मैं ठीक हूं। ये उन्होंने धीरे से कहा, अपना कांटा ध्यान के साथ नीचे रखते हुए। मुझे ठीक नहीं लगता। उनकी झुर्रियों वाले हाथ मेज पर रुक गए और एक पल के लिए गीती ने उन्हें थोड़ा कांपते हुए देखा, इससे पहले कि उन्होंने उन्हें वापस खींचा। एक गर्म सा एहसास उसके गालों पर फैल गया। मैं बस, शायद मैंने आज बहुत ज्यादा बात की। झूठ उसकी जीभ पर कड़वा सा लग रहा था। गीती, एक शब्द ने आदेश का वजन उठाया। मैंने अपने जीवन में काफी झूठ सुने हैं कि एक और पहचान सकता हूं। वे दरवाजे की ओर मुड़े जहां उनकी बहन घूम रही थी। विमला, डॉक्टर दास को बुलाओ, अभी। मैं उन्हें बाद में बुलाती हूँ। अभी। उनकी आवाज में कोई बहस नहीं थी, इससे पहले कि वो अपना क्लिनिक बंद कर दें। विमला तुरंत चली गई। उसकी साड़ी तेज से सरसरा रही थी। अंदर से उन्हें उम्मीद की एक हलचल महसूस हुई। गीती के आने के बाद उनके भाई ने इतनी तुरंत चिंता नहीं दिखाई थी। शायद चीजें बदलने वाली थी। बस यही है, गीती ने दुखी होकर सोचा। अब उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने खट्टे अंगूर खाए और मुझे दूर भेज देंगे। उसने चुपचाप सूप निगलना जारी रखा। हर चम्मच से उसके गले में सुई जैसा दर्द हो रहा था। वह अब पक्का परेशानी में थी। डॉक्टर दास एक घंटे में पहुंच गए। उनका पतला काला डॉक्टर का सूटकेस एक असिस्टेंट ने पकड़ा हुआ था। उनके सर के बाल उनकी उम्र के साथ जा चुके थे। उनकी दयालु आंखें मोटे चश्मे से और भी बड़ी लग रही थी। घर में घुसते वक्त वे धीरे से गुनगुना रहे थे। उनके चेहरे में कुछ ऐसा था जिसने गीती को तुरंत बेहतर सा महसूस कराया। कर्नल, आपकी वह जिद्दी ब्लड प्रेशर कैसा है? अभी भी उन गोलियों को लेने का इनकार कर रहे हो जो मैंने ली थी?
उनके शब्द तेजी से बाहर आए जब वे हॉल पार कर रहे थे। ओहो, मुझ पर हंगामा करना बंद करो, कर्नल ने एक लहर के साथ जवाब दिया। ये मेरी पोती है, ना कि मैं जिसे ध्यान की जरूरत है। गीती ने एक कमजोर मुस्कान के साथ डॉक्टर दास की ओर देखा। डॉक्टर दास की भौहें ऊपर चढ़ गईं। आपकी पोती? मतलब सुबोध की बेटी? कर्नल ने सिर हिलाया। उनका जबड़ा थोड़ा कस सा गया था। गीती एक छोटे स्टूल पर बैठ गई, जबकि डॉक्टर दास अपनी गद्देदार कुर्सी में बस गए, अभी भी एक धुन गुनगुनाते हुए जिससे वह नहीं जानती थी। करीब से वह उनके बैग में जानी पहचानी एंटीसेप्टिक खुशबू महसूस कर रही थी, कुछ मीठे के साथ मिली हुई। शायद वह अपने जेब में पेपरमेंट रखते थे। अपना मुंह खोलना बेटा, उन्होंने धीरे से निर्देश दिया। एक लकड़ी का स्पैचुला और एक छोटी पेंसिल टॉर्च निकालते हुए। जांच पूरी लेकिन विनम्र थी। जब उन्होंने उसे आ करने के लिए कहा तो उसकी आवाज टूट गई और एक टूटे रेडियो की तरह फीकी पड़ गई। वे पीछे बैठे, स्पैचुला को अपनी हथेली में लय में थपथपाते हुए। मुझे बताओ, तुमने आज क्या स्वादिष्ट चीजें खाई हैं? वे सिर्फ घर का बना खाना खा रही है डॉक्टर दास, विमला ने जल्दी से बीच में कहा, अपने हाथ को मरोड़ते हुए। डॉक्टर दास की आंखें उनके चश्मे के पीछे सिकुड़ गईं जब उन्होंने सीधे गीती को देखा। उनकी नजर में कुछ था, शायद समझ, यहां तक कि कुछ मनोरंजन की एक झलक जिससे उसके पेट में कुछ पलटा दिया था। मुझे यकीन है उसने ऐसा ही किया है, उन्होंने आराम से कहा, लेकिन मैं अपने मरीज से अकेले में एक पल के लिए बात करना चाहूंगा। कर्नल और बिमला ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके कदम हॉलवे की ओर मुड़ गए। मुड़ो और मेरे लिए एक गहरी सांस लो, डॉक्टर दास ने कहा जब वे अकेले थे, उनकी आवाज एक साजिशी फुसफुसाहट में गिरती हुई। गीती ने अपनी पीठ पर एक ठंडा स्टेथोस्कोप महसूस किया जब उसने गहरी सांस ली। अब मेरी ओर मुड़ो। जब वे वापस मुड़ी तो वे एक कागज के टुकड़े पर कुछ स्केच कर रहे थे। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को तुम्हारी उम्र में बिल्कुल यही समस्या थी। गीती की आंखें बड़ी हो गईं। आप पापा को जानते थे? ओह, वाकई मैं जानता था। डॉक्टर दास हंसे, अपनी ड्राइंग में विवरण जोड़ते हुए। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब वे तुमसे छोटे थे। और मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, उन्हें इमली बहुत पसंद थी। उन खट्टी चीजों से वे अलग नहीं रह सकते थे। और हर बार उन्होंने अपनी पेंसिल को कागज के खिलाफ थपथपाया। टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या है? आह! डॉक्टर दास ने अपना पूरा स्केच दिखाया। एक गले का सरल चित्र जिसमें दोनों तरफ 2 गोले बने थे। उनके चारों ओर उन्होंने छोटी छड़ी के आकृतियां बनाई थीं जो तलवारें और ढाल लेकर खड़ी हुई थी। ये तुम्हारे टॉन्सिल हैं। इन्हें अपने शरीर के गले पर तैनात हुए छोटे बहादुर गार्ड की तरह समझो। जब तुम परेशान करने वाली चीजें तुम्हारे मुंह में या नाक के अंदर जाने की कोशिश करती हैं, तो वे फूल जाते हैं और इनसे लड़ने के लिए छोटे छोटे सैनिकों को अपनी सेना भेजते हैं। गीती अपनी परेशानी के बावजूद आगे झुकी, कुछ थोड़ी मोहित सी होती हुई। लेकिन इन गार्ड के बारे में ये बात यह है, डॉक्टर दास ने जारी रखा, उनकी आंखें चमक रही थी। वे खट्टी चीजों से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे पापा ने इमली की फलियों से अपनी तीसरी टॉन्सिलाइटिस के बाद बहुत मुश्किल से दूर रहना सीखा। उन्होंने रुककर उसे एक नजर देखा। मैं कभी तुम्हारे दादाजी को उन इमलियों के बारे में नहीं बताया। डॉक्टर मरीज की सीक्रेट, तुम समझती हो? उनके शब्दों का वजन उनके बीच बस गया। गीती ने अपने कंधे को थोड़ा आराम से नीचे ढाला तो उन्होंने धीरे से कहा, तुमने आज कौन सा खट्टा खजाना खोजा था? एक लंबे पल के बाद उसने धीरे से बोला, अंगूर, बहुत खट्टे, पुराने घर के पीछे की पुरानी बेल से।
जंगली वाले? डॉक्टर दास ने सिर हिलाया। मुझे ऐसा ही लगा था। वे छोटी हरी खट्टेपन की गोलियां हमेशा से ही बच्चों को लुभा रही हैं। तुम्हारे पापा ने शायद उन्हीं बेलों का स्वाद चखा था। उन्होंने प्यार से उसके हाथ को थपथपाया। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें कुछ दवा दूंगा जो उन बहादुर छोटे गार्डों को शांत होने में मदद करेगी, लेकिन तुम्हें लगभग 1 हफ्ते तक आराम करने और सभी खट्टे से बचने की जरूरत होगी। पूरा 1 हफ्ता? गीती की आवाज निराशा से टूट गई। हाँ, मुझे डर है, पूरा 1 हफ्ता। तुम्हें थोड़ा बुखार भी है जो रात को उतरने से पहले और ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन 1 हफ्ते में तुम बिल्कुल नई जैसी हो जाओगी। उन्होंने थोड़ा सोचा और रुक कर कहा, शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हें यहाँ आकर मिल सकते हैं, बजाय तुम्हारे खेलने के लिए या बाहर जाने के। गीती को यकीन नहीं था कि यह संभव हो सकता है, उसके दादाजी के सख्त नियमों को देखते हुए। मुझे कर्नल को वापस बुलाने दो, डॉक्टर दास ने कहा, आंख मारते हुए। चिंता मत करो, अंगूर हमारा राज रहेंगे, बिल्कुल जैसे इमली की फालियां तुम्हारे पापा की और मेरी राज थी। जब उसके दादाजी लौटे तो की मोटी भौहें अभी भी एक चिंता के साथ खिंची हुई थी। गीती 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डॉक्टर दास ने उन्हें आश्वासन दिया, अपने स्टेथोस्कोप को ध्यान के साथ पैक करते हुए। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अपने ब्लड प्रेशर को बेकार में बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत सामान्य बचपन की बीमारी है। कर्नल की आंखें थोड़ी तेज हो गईं, लेकिन डॉक्टर दास आसानी से बोलते रहे, उसे आज रात और बुखार हो सकता है, लेकिन ये कल शाम तक उतर जाएगा। आराम और सही देखभाल से ठीक न होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपना मेडिकल बैग बंद किया और खड़े हो गए। सहायक, जो इस दौरान चुप था, एक बार फिर से बैग को पकड़ने में लग गया। उसे उन दवाओं की जरूरत है जो मैंने दी हैं, ढेर सारी ताजी हवा। और उन्होंने गीती की ओर देखा, फिर वापस कर्नल की ओर। शायद उसकी उम्र के कुछ लोग भी। मैंने पाया है कि हंसी सभी के लिए बढ़िया दवा होती है। जाने से पहले थोड़ी खीर खा लीजिए डॉक्टर दास, बिमला ने दरवाजे से कहा। डॉक्टर की मिठाई के लिए कमजोरी जानती थी वो। शायद किसी और दिन, उन्होंने विनम्रता से मना किया। मेरा एक और मरीज इंतजार कर रहा है और थोड़ी देर भी हो रही है। फिर कभी पक्का। जब वे दरवाजे की ओर बढ़े, दवाओं और देखभाल के निर्देश पर चर्चा करते हुए गीती अपनी कुर्सी में रही। उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं और समस्याओं के साथ जूझ रहा था। वह एडवेंचर के बिना पूरा 1 हफ्ते को कैसे बिताने वाली थी? वह अपने दोस्तों को कैसे मिलेगी? और सबसे बड़ी पहेली कि उसके दादाजी ने उसके बारे में इतनी चिंता सच में क्यों दिखाई थी? 1 हफ्ता गीती को असंभव रूप से लंबा लग रहा था, जिसके लिए हर दिन खोज का एक नया अवसर था। लेकिन शायद उसने अपनी परेशानी को एक नए चैलेंज की तरह सोचा। सीमित होने का मतलब उत्साह से पूरी तरह कटा हुआ होना तो नहीं था। आखिरकार शरारत हमेशा उसकी सबसे अच्छी दवा रही थी और वह उस नुस्खे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आज रात कुछ बदल सा रहा था वहां पर। उसके दादाजी की चिंतित नजरों में, डॉक्टर दास की नर्म साजिशों में, उस तरीके में जिसमें घर की हवा ही उसकी बीमारी की चारों ओर अपनी सांस रोक कर खड़ी थी। शायद वह शांति अपने खुद के अनदेखे एडवेंचर लेकर आने वाली थी।